हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नों का अर्थ एवं प्रकार, जिसमें हम प्रश्न का अर्थ एवं उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। प्रश्न का अर्थ क्या होता है? हम सब ने प्रश्न लिखे हैं, सुने हैं, लेकिन प्रश्न का अर्थ क्या होता है? प्रश्न का अर्थ है किसी सूचना या जानकारी की प्राप्ति के लिए या किसी शंका के समाधान के लिए प्रयुक्त भाषा की अभिव्यक्ति प्रश्न कहलाती है। जैसे कि अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हम हिंदी में क्या प्रश्न हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। हिंदी में प्रश्न पूछेंगे जैसे आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है, और इंग्लिश में हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तो इस प्रकार से हर अलग अलग भाषा में प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रश्न के माध्यम से जो सूचना या जानकारी प्रदान की जाती है या हमारी जिज्ञासा के समाधान में जो कुछ भी कहा और लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्न का उत्तर कहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको प्रश्न का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों के प्रकार की। प्रश्नों के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जैसे कि इसमें लिखा भी है पीपीटी में, कि प्रायोगिक या क्रियात्मक प्रश्न। दूसरा होता है लिखित प्रश्न। तीसरा होता है मौखिक प्रश्न। प्रायोगिक प्रश्न क्या होते हैं? प्रायोगिक या क्रियात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? वो प्रश्न जिनमें आपकी कल्पनाशीलता, आपकी सृजनात्मकता का परीक्षण लिया जाता है। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि आप भारत के मानचित्र पर भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, आप उनको भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। या आपके जो साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं, साइंस की जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं वो आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा, लिखित प्रश्न, वे प्रश्न जो आपसे लिखित रूप से प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर भी आप लिखित रूप से ही देते हैं, और इसके बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। तीसरा होता है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौखिक प्रश्न होते हैं जहाँ पर आपका अध्यापक आपसे मौखिक रूप से ऑरली आपसे प्रश्न करता है और मौखिक रूप से ही आपसे उसका उत्तर लेता है। यहाँ पर आपको ये पाबंदी नहीं है कि आप उसका उत्तर लिख कर दें। ठीक है, फिर है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न जो होते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि लिखित प्रश्न कौन से होते हैं, जहां आपसे प्रश्न जो है वो लिखित रूप में पूछे जाते हैं और लिखित रूप में ही आपसे उसका आंसर उत्तर लिया जाता है। लिखित प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा होता है लघुत्तरात्मक प्रश्न और तीसरा होता है निबंधात्मक प्रश्न। ठीक है, अब हम पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षण जो होते हैं या वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनको नवीन प्रकार का परीक्षण या प्रश्न भी कहा जाता है। ये जो प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, इनका एक निश्चित सही उत्तर होता है। यानी कि एक प्रश्न होगा, उसके आप जो उत्तर देंगे वो एक निश्चित उत्तर होता है। उसके अलावा उसका कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ऐसा वैसा लिख दिया और उसका वो उत्तर मान लिया जाएगा। नहीं, एक निश्चित उत्तर उसका होता है। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा या निबंधात्मक प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षक होता है वो अपनी यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर पाता है। निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है कि परीक्षक जब प्रश्नों को चेक करता है, उनको देखता है, उनका अंकन करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो विवेक है या उसका
उसका खुद का जो सोचने विचारने का ढंग है वो उसके अंकन पर प्रभाव डालता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो ये प्रश्न होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उत्तर एक ही होता है। अब या तो उत्तर आपका वो गलत हो, प्रश्न का उत्तर या तो आपका वो गलत होगा या फिर सही होगा, यानी कि या तो आपको उसमें से 0 नंबर मिलेगा, अगर उत्तर सही हुआ तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी तुलना में वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनका अंकन अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। इसके अलावा ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि कंप्यूटर के माध्यम से इनका आजकल अंकन किया जा सकता है। जैसे कि आजकल आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनमें OMR शीट भर कर आते हैं, और OMR जो शीट होती है उसका जो अंकन किया जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। और हम बात करें कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं इनमें जो जिस भी विषय को और जिसके विषय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने जो परीक्षा ली जाती है उसी का ही प्रत्यक्ष रूप से ये मापन करते हैं। जैसे कि आपका अगर इतिहास विषय है और इतिहास विषय में आपका उसका आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इतिहास से संबंधित ही आपके प्रश्न होंगे और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आपका मापन कर लिया जाएगा कि आपको इतिहास विषय की कितनी जानकारी है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये मूल्यांकन एवं उपलब्धि परीक्षणों में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और आजकल आप और हम जो एग्ज़ाम देते हैं वो सारे ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही के ही होते हैं। जितने भी आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं आजकल वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा ही किए जाते हैं। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आगे फिर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चयनात्मक प्रश्न और दूसरा होता है पूर्ति प्रश्न। चयनात्मक प्रश्न कौन सा होता है? ये जो प्रश्न होते हैं इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी जो होता है वो उसके सामने विकल्प दिए गए होते हैं और उन विकल्पों में से वो सही उत्तर चुनता है, इसलिए इनको चयनात्मक प्रश्न कहते हैं। चयनात्मक प्रश्न भी जो होते हैं मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जैसे कि मिलान पद हो गया। मिलान पद में क्या होता है? इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में 2 स्तंभ बना दिए जाते हैं। 2 स्तंभ यानी कि एक तरफ आपके पास जो तथ्य होते हैं तथ्य लिख दिए जाते हैं और दूसरी तरफ उन तथ्यों से संबंधित जो 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 तथ्य होता है उसको बेमेल करके लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे हम बात करें कि एक तरफ आपके लेखक लिख दिए गए और दूसरी तरफ उनके लेखकों ने जो जो किताबें लिखी उनको बेमेल करके लिख दिया और आपसे फिर उन लेखकों और किताबों को मिलाने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये होते हैं मिलान पद प्रश्न। फिर आते हैं बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जो कि आजकल जितने भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें ये आप देखने को मिलते हैं। विकल्पात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? ये ज़्यादातर जो आपके एबेसिडे वाले जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार में होते हैं, यानी कि एक प्रश्न आपको दे दिया जाता है और उस प्रश्न से संबंधित आपको 4 उसके उत्तर संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं और जिनमें से एक उत्तर आपका सही होता है और उनमें से आपको उस सही उत्तर का चुनाव करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार फिर आपका होता है वर्गीकरण प्रश्न। वर्गीकरण प्रश्न कौन से होते हैं? इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें क्या करते हैं, विभिन्न आपको विभिन्न प्रकार के शब्द दे दिए जाते हैं जिसमें से अपनी प्रकृति के अनुसार एक को छोड़कर बाकी सभी समान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने एक प्रश्न बनाया कि निम्न में से आप एक असंगत शब्द को या निकालिए या छांटिए, जैसे कि कुर्सी मेज पलंग और कंप्यूटर। अब इसमें असंगत कौन सा हुआ? असंगत हुआ इसमें कंप्यूटर, क्योंकि कुर्सी मेज पलंग ये तीनों जो हैं वो फर्नीचर हैं, लकड़ी से बनते हैं, जबकि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए वर्गीकरण प्रश्न। फिर आते हैं आपके सत्य असत्य वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको एक कथन ऊपर दे दिया जाता है और उसको आपको पहचानना होता है कि वो कथन सत्य है या असत्य है।
अगर सत्य है तो आप उसके आगे सत्य लिख देते हैं, अगर असत्य है तो उसके आगे आप असत्य लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए चयनात्मक प्रश्न। अब हम बात करते हैं पूर्ति प्रश्न की। पूर्ति प्रश्न क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को उत्तर की आपूर्ति करनी होती है, यानी कि आपको प्रश्न दे दिया जाता है और उस प्रश्न को अधूरा छोड़ दिया जाता है, जिसकी पूर्ति आपूर्ति छात्र करता है। ये भी आगे दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है रिक्त स्थान पूर्ति, जो आप खाली स्थान भरते हैं। दूसरा होता है सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न या एक शब्द में उत्तर पूर्ति प्रश्न, यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति। जैसे कि आपने एक प्रश्न लिखा, महात्मा गांधी का जन्म रिक्त स्थान आपने छोड़ दिया में हुआ, तो बच्चे को वहाँ पर उसका सही आंसर लिखना होगा, जैसे पोरबंदर ग्राम में हुआ। अब दूसरा, जैसे हमने प्रश्न पूछा कि सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न क्या है, कि आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, वो आप सिर्फ आप अपना नाम वहाँ पे ए ब सैद जो भी आपका नाम है वो आपको अपना नाम वहाँ पर सिर्फ लिखना होगा। उसके अलावा आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, एक शब्द में उसका आंसर देना है। तो ये हो गया सामान्य प्रत्यास्मरण प्रश्न, जहाँ आप रिकॉल करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के निर्माण में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वस्तुनिष्ठ के जो प्रश्न होते हैं, इनके निर्माण में सर्वप्रथम आप जो भी प्रश्न बना रहे हैं, चाहे वो सत्यासत्य वाले हों, चाहे वो बहुविकल्प वाले हों, चाहे वो मिलान प्रश्न हो या वर्गीकरण वाले प्रश्न हो या रिक्त स्थान पूर्ति हो, आपको उनके बारे में सबसे पहले निर्देश को स्पष्ट रूप से ऊपर लिख देना चाहिए कि आपके निर्देश के रूप में कि आपको बहुविकल्प प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनमें से आपको किन्हीं चार विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, इस प्रकार से ये निर्देश आपको स्पष्ट रूप से अपने प्रश्न के ऊपर ही लिख देने हैं। फिर है कि प्रश्न का जो मूल भाग है, मूल भाग में जो आपकी विषय वस्तु दी गई है, इसके अलावा उसका जो क्रिया विशेषण सहित उद्देश्य जोड़ते हुए विकल्प पूछा जाए। आपका उद्देश्य क्या है, आपका विषय क्या है, इस सब को जोड़ते हुए प्रश्न पूछा जाए। दूसरी बात फिर है कि क्या सावधानी रखनी चाहिए कि आप जो भी प्रश्न के उत्तर में जो विकल्प दे रहे हों, वो इतने निकट होने चाहिए कि जो उत्तर देने वाला है, जो उत्तरदाता है, वो उसका उत्तर देते समय जो निर्णय ले रहा है, उसमें उसको सभी उत्तर सही है इस प्रकार का भ्रम पैदा करें। क्यों? क्योंकि अगर उसकी जानकारी सही है, सटीक है, तभी वह उसका आंसर सही प्रकार से दे पाएगा, वरना तो फिर वो तुक्का भी लगा सकता है। अगर उसको भ्रम रहेगा तो वो सही सटीक जानकारी, अगर उसकी अच्छे से तैयारी है, तो ही वो उसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न पत्र में प्रश्नोत्तर का स्थान दर्शाया जाए। प्रश्नोत्तर यानी कि अगर आप बच्चे से ये पूछ रहे हैं कि निम्न प्रश्न जो है उसमें कथन जो है वो सत्य है या असत्य है, तो आप नीचे कोष्ठक बनाएं जहाँ पर बच्चा लिखेगा कि ये प्रश्न जो जो भी है सत्य है या असत्य है, या एबेसेदे वाले आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो भी आप वहाँ पर उसके लिए भी आप कोष्ठक बनाएं। ठीक है, इसके अलावा फिर आगे हम बात करते हैं प्रश्न पत्र जो होते हैं। ये जो आप भी प्रश्न पत्र बना रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, इसमें ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो प्रश्न बनाएंगे वो संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। यानी कि अगर आपके सिलेबस में 5 इकाइयाँ हैं तो पाँचों की पाँचों इकाइयों में से आपको प्रश्न बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2 या 3 जो आपको सरल लग रही हैं आपने उनमें से प्रश्न बना दिए। फिर इसके अलावा जो सही विकल्प है उनका भी क्रम जो है वो अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग रखा जाए, ताकि अनुमान के द्वारा या तुक्के के द्वारा उत्तर बच्चा नहीं दे सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई प्रश्न पूछा, पहला आपने प्रश्न पूछा, आपका जो आपने उत्तर दिया वो मान लिया ब है, और दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा उसका भी उत्तर आपने ब दे दिया, तीसरा भी उत्तर आपका ब उसमें से ही आ गया। तो ऐसा ना करें, आपका जो उत्तर है वो आपके अलग अलग स्थान पर होना चाहिए। ब स्थान ऐसे नहीं कि सारे आपने एक जैसे ही रख दिए हैं, एक जैसे स्थान पर ही रख दिए हैं। आप उसका स्थान उनको अलग अलग रखें, उनको
चेंज करते रहें। ऐसा नहीं कि बच्चा ने अनुमान लगाया और सी ही सही होता है तो बच्चे सी 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 लगा के आ गए। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों को अनुमान या तुक्का लगाने में बच्चों को छूट मिलती है। लेकिन अगर हम प्रश्नों का जो विकल्प है उसको अलग अलग स्थान पर रखेंगे तो बच्चे यहाँ पर तुक्का नहीं लगा पाएंगे। फिर है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक ही होना चाहिए। आपने एक प्रश्न पूछा, उसके 4 आपने ऑप्शन दे दिए, तो एक ही उसका उत्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किन्हीं 2 का सिमिलर सिमिलर से उत्तर हैं तो बच्चा उनमें से फिर कंफ्यूज हो जाएगा। उत्तर एक ही होना चाहिए हमेशा। इसके अलावा जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ भी ऐसे होने चाहिए कि वो स्पष्ट हों। वो दोहरे कथनों से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों से, इस प्रकार के कथनों से बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जामिनर वास्तव में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के निर्माण में ये जो कुछ सावधानियां हैं जिनको रखना बहुत आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं, दूसरा है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? वे प्रश्न जिनमें उत्तर में संकेत देने की अपेक्षा कुछ लिखना पड़ता है। लिखना यानी कि आपने सिर्फ पहले क्या करा था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सिर्फ ऐबे सैदे लगा दिए या सत्य सत्य कह दिया, लिख दिया या मिलान कर दिया, ऐसा नहीं। यहाँ आपको जो उत्तर देना है वो बकायदा आपको कुछ लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो आप लिखते हैं, ये लिखने में क्या होता है कि या तो एक या एक से अधिक वाक्य से ज़्यादा आपको इसमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। और ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, ये निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी कमियों की पूर्ति करते हैं, और इनके माध्यम से जो विषय वस्तु होता है उसका प्रतिनिधित्व, क्योंकि ये ज़्यादा करते हैं तो इसलिए इसका विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का जो मूल्यांकन है, इनके माध्यम से ज़्यादा अच्छे प्रकार से लिया जा सकता है। अब लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं ये भी आगे जाके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? वो प्रश्न जिनमें हम अधिकतर एक वाक्य में ही पूरा आंसर ले लेते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो बच्चा आंसर क्या देगा? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक है, तो ये हो गया अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि एक ही वाक्य में पूरा प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। फिर हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं इनका जो उत्तर दिया जाता है वो 2 से 5 वाक्यों में दिया जाता है। ठीक है, तो जब शिक्षक जो होता है वो किसी तथ्य के संबंध में मूल्यांकन करते हुए कुछ विचार जानने की या बच्चों की स्मरण शक्ति जानने की, उनकी संक्षिप्त भाषा की जांच करना चाहता है, तो वो इस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब है लघुत्तरात्मक प्रश्नों की विशेषताएं। अब लघुत्तरात्मक प्रश्नों की विशेषताएं क्या होंगी? देखो, पहली तो यही हो गई कि छात्रों से जो उत्तर लिए जाते हैं वो संक्षिप्त रूप से लिए जाते हैं, साथ ही वो उत्तर जो होते हैं सटीक होते हैं और बिंदुवत होते हैं। बिंदुवत यानी कि इनमें कुछ भी बच्चा ऐसा नहीं कुछ भी अनाप शनाप कुछ लिख दिया। आपने बच्चे से जो पूछा, बच्चा सिर्फ उसी का ही उत्तर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो छात्रों से उत्तर की संक्षिप्त, सटीक और बिंदुवत जो प्राप्ति है वो यहाँ पर संभव हो पाती है। दूसरा, इसकी मुख्य विशेषता है कि ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनकी तुक्केबाजी को सीमित कर देते हैं। हम अधिकांश क्या करते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ज़्यादातर तुक्के लगा के आ जाते हैं। अगर हमें प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो हम तुक्के लगा देते हैं, और कई बार हमारा वो तुक्का सही भी बैठ जाता है और कई बार गलत भी हो जाता है। तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुक्केबाजी को सीमित करते हैं। आप यहाँ उत्तर तभी दे पाएंगे जब आपको उसके बारे में कुछ जानकारी पहले से होगी। ठीक है, फिर है कि ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ये निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठता से अंकन कार्य को संभव बनाते हैं। यानी कि किसी भी विषय के बारे में बच्चे को जानकारी कितनी है, कितनी अच्छी जानकारी है, उसके बारे में लघुत्तरात्मक प्रश्नों के माध्यम से अधिक वस्तुनिष्ठता से ये अंकन कार्य संभव हो पाता है। ठीक है, अब है
तीसरा हमारा है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं? वे प्रश्न जिनके माध्यम से हम छात्रों के द्वारा उनकी उनकी लिखित अभिव्यक्ति, यानी कि बच्चा किस प्रकार से लिख पाता है, उसके भाषा संबंधी दक्षता, बच्चे की भाषा पर पकड़ कैसी है, उसकी वैचारिक स्पष्टता, उसका चिंतन कैसा है, उसकी कल्पनाशीलता, उसका विश्लेषण संश्लेषण, आलोचनात्मक बच्चे की दृष्टि कैसी है, सुलेख लिखने की गति कैसी है, विषय पर पकड़ कैसी है, और आवश्यकता के अनुसार विषय का विस्तार या संक्षिप्तीकरण आदि व्यवहारों का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं, इसमें परीक्षक का जो विवेक है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रश्न की कठिनाई स्तर चाहे कुछ भी हो, अंकों के वितरण का निर्धारण जो है शिक्षक अपने विवेक के अनुसार ही करता है। ठीक है ना? तो बहुत कुछ परीक्षक के या शिक्षक के विवेक पर ये प्रश्न जो है वो आधारित होते हैं, इनका अंकन। ठीक है। अब होता है निबंधात्मक प्रश्नों के गुण। निबंधात्मक प्रश्नों के गुण क्या हैं? पहला तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये उच्च मानसिक योग्यताओं के मापन में सक्षम होता है, यानी कि आपकी हायर क्लास जो होती हैं, जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तब आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों से बचा जाता है। ठीक है। जब आप बीए में या आप हायर क्लास लेते हैं, आप हायर शिक्षा प्राप्त करते हैं, तब इस प्रकार के प्रश्नों की आपसे मूल्यांकन किया जाता है। फिर है आलोचनात्मक चिंतन को स्थान, यानी कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इनमें आपके आलोचनात्मक चिंतन किस प्रकार का है उसके बारे में पता लगाया जाता है। आप किसी भी विषय पर कितना विस्तृत और गहन अध्ययन आपका है, कितनी विस्तृत और गहन जानकारी आपकी किसी विषय वस्तु पर है, उसके बारे में इससे पता लगाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके मौलिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मौलिक जो विचार हैं उनको आप उत्तर पुस्तिका पर लिख रहे होते हैं। साथ ही साथ आपके रचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन पर भी यहाँ पर उसका परीक्षण होता है, उस पर आपका उसका भी विकास होता है, क्योंकि आप जितने क्रिएटिव होंगे उतना ही उत्तर आप अच्छे प्रकार से दे पाएंगे। फिर है कि आपकी जो व्यक्तित्व है उसकी एकता समग्रता पर यहाँ पर बल दिया जाता है। आपका उत्तर में कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व झलकता है। ठीक है। इसके अलावा फिर है कि आप निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति का आप अच्छे से अपना विकास कर पाते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या लिखना, उसके वो आप लिखित रूप से अपना अभिव्यक्त कर पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनसे आपकी लेखन की गति बढ़ती है, आपकी भाषा कौशल पर आपकी पकड़ मजबूत होती है। साथ ही साथ आप अच्छा सुलेख लिखने के लिए भी आप प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि बुरा जो लेख है, बुरी जो राइटिंग है, वो कोई भी नहीं ना तो लिखना चाहेगा ना ही परीक्षक उसको पढ़ना चाहेगा। तो हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा लिखूं। फिर है निबंधात्मक प्रश्नों की सीमाएं। निबंधात्मक प्रश्नों की सीमाएं कौन सी होती हैं? यानी कि जब भी निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनकी सीमाएं कौन सी हैं? पहली तो इनके जो परीक्षण होते हैं, हम पहले भी कई बार, मैं एक दो बार ये इसमें बात कर चुकी हूँ कि परीक्षणों में इनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। वस्तुनिष्ठता का अभाव क्यों होता है? क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, इनका परीक्षण जिस भी परीक्षक के द्वारा होता है उसके विवेक पर इनका अंकन निर्धारित होता है। ठीक है। तो विवेक अपने विवेक के अनुसार शिक्षक जो है यहाँ पर प्रश्नों का अंकन करता है। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अंकन जब विवेक परीक्षक के विवेक के आधार पर होगा तो इसलिए जो अंकन की विश्वसनीयता होती है वो संदिग्ध होती है, यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से विश्वसनीयता नहीं की जा सकती है। हो सकता है आपका एक जो परीक्षक है वो आपके
सेम प्रश्न उत्तर पर आपको 15 में से 13 नंबर दे दे, 12 दे दे। अगर हो सकता है किसी दूसरे परीक्षक को वो पसंद, आपका उत्तर पसंद नहीं आए, तो आपको उसमें से कम या आपको उससे ज़्यादा भी अंक दे सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अंकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। ठीक है। फिर है कि इन प्रकार के परीक्षणों में वैधता सीमित होती है। आप जिस प्रकार के आप बच्चे में पूर्ति चाहते हो, वैसी यहाँ पर वैधता की सीमा का जो अभाव मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो परीक्षण हो रहा है वो परीक्षक अपनी समझ के अकॉर्डिंग दे रहा है। ठीक है। फिर है निदानात्मक परीक्षणों के लिए अनुपयुक्त होते हैं। निदानात्मक, अगर आप बच्चे में कोई समस्या पता करना चाह रहे हो, बच्चे में समस्या कहाँ है, बच्चा किस चीज़ को क्यों नहीं सीख पा रहा, उसके पीछे समस्या क्या है, तो इन निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आप इस प्रकार के परीक्षणों के लिए ये निबंधात्मक प्रश्न सही नहीं है। फिर है कि निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, इससे बच्चे की रटने की प्रवृत्ति पर बल मिलता है। बच्चे रट के ले जाते हैं और वैसा का वैसा आप वहाँ पर उतार देते हैं। और अंकन प्रक्रिया में एक रूपता यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। सॉरी, अंकन प्रक्रिया में एक रूपता देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार जब परीक्षक आपके प्रश्न जो पत्र आपके जो पेपर को जब कोई भी परीक्षक चेक कर रहा होता है, तो हो सकता है वो उसका मूड के ऊपर भी, उसके विवेक के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। हो सकता है वो सारे प्रश्नों में एक जैसे आपका उत्तर अंकन कर दे, तो कहीं ना कहीं अंकन प्रक्रिया में एक रूपता यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि सही नहीं है। फिर है निबंधात्मक प्रश्नों को प्रभावी कैसे बनाया जाए। अब बात है कि निबंधात्मक प्रश्नों को प्रभावी कैसे बनाया जाए। पहले तो प्रश्नों की जो संख्या हो वो अधिक होनी चाहिए। क्यों अधिक होनी चाहिए? जिससे कि आपकी जो भी पाठ्य वस्तु है उसका प्रतिनिधित्व जो है वो अधिक से अधिक वो प्रश्न कर सकें। ठीक है। आपकी 5 इकाइयाँ हैं, तो 5 इकाइयों को पूरा करते, 5 इकाइयों में जितनी भी आपका विषय वस्तु है उसको पूरा करते हुए प्रश्न आपके बनने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ 2 प्रश्न पूछ लिए और वो आपके पूरे सिलेबस को पूरा भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रश्नों की संख्या हमेशा अधिक से अधिक होनी चाहिए, ताकि पाठ्य वस्तु का वो प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक कर सकें। इसके अलावा प्रश्न की जो रचना है वो इस प्रकार से करें कि आप जो भी उत्तर चाहते हैं बच्चे से, वो उत्तर आपको वही मिले। ठीक है। तो एक सुनिश्चित उत्तर आपको मिल सके, इस प्रकार से प्रश्न की रचना की जानी चाहिए। फिर प्रश्न के उत्तर प्रभागों में बांटें। प्रभागों में कैसे? कि आपने कोई प्रश्न बनाया, 10 नंबर का प्रश्न बनाया, तो 5 नंबर का उसका पहला पार्ट कर दिया, 5 नंबर का उसका दूसरा भाग कर दिया। जैसे कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ज्ञान के स्रोत बताइए। तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है उसको आपने 5 नंबर में बांट दिया। फिर ज्ञान के स्रोत बताइए, तो उसको बाद के भाग को आपने 5 नंबर में बांट दिया। तो इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर को आप प्रभागों में बांट दें और प्रत्येक प्रभाग के जो अंक हैं पृथक पृथक रूप से निर्धारित करें। ठीक है। जिसका एक एग्जाम्पल भी बता रखा है कि जैसे कि हम लिख देते हैं कि निम्न प्रश्न 10 अंकों का है, इसके अंक विभाजित कर कर दर्शाए गए हैं। और फिर उसके बाद आप प्रश्न लिख दें और प्रश्न के आगे आप उसके जो भी प्रभाग आपने जितने भी बांटे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंक निर्धारित कर दें। ठीक है। प्रश्न में विकल्प सीमित होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक प्रश्न आपने एक प्रश्न कराना है, विकल्प आपने 3 दे दिए, ऐसा नहीं। आपने विकल्प 2 ही रखें, बहुत बेस्ट रहेगा। तो विकल्प जो है हमेशा सीमित होने चाहिए। ठीक है ना। फिर है प्रश्नों की जो भाषा है वो सरल, सुबोध और संक्षिप्त होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। सरल और सुबोध होगी तो बच्चा जो है, आप प्रश्न पूछना क्या चाह रहे हैं वो उसको ढंग से समझ पाएगा, वो वहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। साथ ही साथ संक्षिप्त होनी चाहिए कि बच्चा जो है वहाँ पर ज़्यादा बच्चा जो है ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है। और अंकों के स्थान पर श्रेणी का प्रयोग करें। श्रेणी यानी कि अंक जो है, आप बच्चों के अंक स्थान पर अंक देने के बजाय बच्चों को ग्रेड दें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये निबंधात्मक जो ये प्रश्न है, ये
किस प्रकार से प्रभावी बनाए जाएं वो जाना। तो आज हमने जाना कि प्रश्न क्या होता है, प्रश्न का अर्थ क्या होता है, प्रश्न के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से प्रश्न के प्रकार हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या सीमाएं हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और टॉपिक के लिए हम आगे और यूट्यूब क्लास बनाएंगे।